नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे पाठ जूझ का सार और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। जूझ मूल मराठी उपन्यास झोबी का हिंदी अनुवाद है और इस मराठी उपन्यास को डॉक्टर आनंद यादव ने लिखा था। इसका हिंदी में अनुवाद केशव प्रथमवीर ने किया था। इस उपन्यास का एक अंश हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ के शुरू में लेखक ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ एक गांव में रहते थे। उनके परिवार में उनके पिता और माताजी थीं। उनके पिता का नाम रत्नापा था। लेखक उन्हें दादा कहकर बुलाते थे। उनका परिवार खेतीबाड़ी करता था और उनके पिता ने उनकी पढ़ाई छुड़वा दी थी जब वे 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। और फिर लेखक को खेत में पानी लगाने का काम दिया गया और साथ ही जानवर चराने का भी। लेखक का मन खेतीबाड़ी में नहीं लगता था। उनको ऐसा लगता था कि खेती जो है वह अवनति की ओर ले जा रही है और वे पढ़ना चाहते थे। अपने मन की बात वे किससे कहें? अपनी माँ से। और माँ उनकी बात को समझती थी। वह भी चाहती थी कि 7वीं कक्षा तक लेखक पढ़े, लेकिन वे पिता के गुस्से से डरती थीं। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर ये बात उनसे कही जाएगी तो वे जंगली सुअर, बरहला सुअर की तरह गुर्राएंगे और बात तो मानेंगे ही नहीं। ये भी तय था। उन दोनों ने मिलकर फिर निश्चय किया कि चलिए हम इस बात को लेकर दत्ताजी राव के पास जाते हैं, क्योंकि दत्ताजी राव एक बहुत ही प्रभावी व्यक्ति हैं और उनकी बात दादा मानेंगे। और इसी हिस्से में, शुरू के हिस्से में ही लेखक ने यह भी बताया कि उनके पिता की सोच औरों से खेती के मामले में भी अलग थी। अन्य किसान दिवाली के बाद ईख पेरने का कोलू चलाया करते थे, लेकिन लेखक के पिता पहले ही ईख पेरने का कोलू चला दिया करते थे। और चाहे गुड़ निम्न क्वालिटी का ही क्यों ना हो, गुड़ 3 नंबर का ही क्यों ना बने, लेकिन वे औरों से पहले अपना गुड़ मार्केट में पहुंचाकर ईख की अच्छी कीमत वसूलना चाहते थे। और इस तरह से सारे गांव में उनका कोलू सबसे पहले शुरू होता था। लेखक और उसकी माँ दत्ताजी राव देसाई के पास जाकर दादा की शिकायत करती हैं कि सारा दिन वह रखमा बाई के पास रहते हैं और बेटे को काम में लगा दिया है, स्कूल नहीं जाने देते। अब दत्ताजी राव देसाई एक अच्छे इंसान हैं, वे भी चाहते हैं कि बच्चा आगे पढ़ाई करे, इसलिए वे दोनों को कहते हैं कि आप घर जाओ और जब दादा घर आए तो मेरे पास भेज देना। रत्नापा दत्ताजी राव के पास मिलने के लिए जाते हैं और दत्ताजी राव उन्हें समझाते हैं। रत्नापा तरह तरह के तर्क देता है, खेतों में कहाँ पानी लगाने वाला कोई नहीं है और इस तरह से कई बातें कहता है, जिसे दत्ताजी राव काट देते हैं, हर तर्क को काट के, और उसे समझाते हैं कि नहीं, तुम्हें बेटे को स्कूल भेजना ही होगा। और दादा सुन लेते हैं, मान लेते हैं और बेटे से यानी लेखक से भी यह वचन लेते हैं कि पाठशाला तो 11 बजे होती है, इसलिए सुबह सुबह घर से खेत पर पहुंचो और घर से स्कूल का बैग लेकर ही खेत पर आना। 11 बजे तक पानी लगाना, उसके बाद वहीं से स्कूल जाओ। स्कूल से जब घर आओ तो बस्ता रखकर फिर खेत पर आओ और खेत पर 1 घंटा जानवर चराओ। और जिस दिन खेत पर ज़्यादा काम है उस दिन तुम्हें स्कूल से छुट्टी करनी पड़ेगी। लेखक ने सभी बातों को मान लिया। उनको लगता था कि ये 11 से 5 बजे तक खेत में काम की चक्की में पिसते रहने से तो अच्छा है मास्टर की छड़ी की मार, और उसे मैं सहन कर लूँगा। तो उनके मन में पढ़ने की तो इच्छा थी, साथ में खेती में इस तरह से कड़क धूप में काम करने का भी उनका मन नहीं करता होगा। और अब वे स्कूल जाते हैं, पहले दिन पहुंचते हैं, वहाँ देखते हैं कि 5वीं में जब वे जाकर बैठे हैं तो वहाँ नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि रजिस्टर में 5वीं नापास यानी 5वीं फेल उनके नाम के आगे लिखा हुआ था। अब जब वे पहले दिन कक्षा में गए तो उन्होंने देखा कि गली के सिर्फ 2 लड़के उनकी पहचान के हैं, बाकी कोई भी पहचान का नहीं था। लेखक के साथ के सभी लड़के तो अगली कक्षा में चले गए थे। अब लेखक को इस कक्षा में अपने से कम उम्र के लड़कों के साथ बैठना पड़ेगा, यह सोचकर उनका मन बुझ गया और वे रुआंसे हो गए।
दूसरी बात उनके साथ क्या हुआ कि कक्षा का जो सबसे शरारती लड़का था, चौहान का लड़का, उसने इनका गमछा पकड़ के खींच लिया। लेखक ने उस दिन मटमैली धोती और गमछा पहना हुआ था और गमछा अब सारी कक्षा में घूमेगा और फट जाएगा, ये सोच के उनको रोना आने लगा। तभी कक्षा में मास्टर रणवरे आ गए और उन्होंने सवाल जवाब किए कि गमछा किसका है, तुम कौन हो। लेखक ने अपना परिचय दिया, बताया कि वो फेल हो गए थे लास्ट ईयर और उनका नाम जगाते हैं। रणवरे मास्टर ने वामन पंडित की कविता पढ़ाई और वे चले गए। बीच में जो छुट्टी होती है जिसे हम रिसेस कहते हैं, उसमें बच्चों ने इनके साथ फिर शैतानी की और इनकी धोती की कांच उसी लड़के ने, शरारती लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की और इनका मन बहुत उदास हो गया। उन्हें लगने लगा कि ये पाठशाला तो वो पाठशाला नहीं जिसमें उनका मन लगा करता था। इससे तो अपना खेत ही अच्छा है, चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में और वे भी कमज़ोर हैं, क्या उससे दोस्ती करूँ, वो क्या मेरी मदद करेंगे। तो इस तरह से उन्हें पूरी जो पाठशाला है वह पराई पराई लगने लगी कि अब वहाँ अपना कोई नहीं है। दूसरे दिन लेकिन फिर जब सुबह हुई तो पाठशाला जाने की उमंग फिर से उनके अंदर थी और उन्होंने इस बार सोच लिया कि वे धोती और गमछा नहीं बल्कि नए कपड़े पहन के जाएंगे जो दूसरे बच्चे पहनते हैं। और उन्होंने अपने लिए एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी जो मैल खाऊ रंग की थी वे मंगवा ली और अब वे इन कपड़ों में स्कूल में जाया करते थे। धीरे धीरे उनका मन लगने लगा और उन्होंने एक मंत्री नामक मास्टर का जिक्र किया है जो कक्षा अध्यापक थे और छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, सिर्फ हाथ से गर्दन पकड़ कर पीठ पर घूंसा लगाया करते थे। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे और सभी उनसे बहुत डरते थे। लेखक ने बताया आगे कि वसंत पाटिल नाम का एक लड़का जो पढ़ने में बहुत होशियार था और उसके जो सवाल थे वे हमेशा सही निकलते थे, लेखक ने उनसे दोस्ती कर ली। लेखक खूब मेहनत कर रहे थे क्योंकि 2 महीने में उन्हें 5वीं पास करनी थी और वसंत पाटिल के साथ उनकी दोस्ती भी अच्छी जम गई थी और अब तो मास्टर भी उसको पसंद करने लगे थे और आनंदा कहकर पुकारते थे। लेखक को अब पाठशाला अच्छी लगने लगी थी। तो मास्टर जब आनंदा कहकर पुकारते थे तो उन्हें क्यों इतना अच्छा लगता था, क्योंकि उनकी माँ भी आनंदा कभी कभी कहा करती थी और मास्टरों के अपनेपन के व्यवहार के कारण और वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में अब उनका विश्वास बढ़ने लगा था। पाठ का अगला हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें उन्होंने अपने मास्टर जो मराठी पढ़ाने आया करते थे उनका जिक्र किया है और उनका क्या प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा उसके बारे में बताया है। किस तरह से उस मास्टर ने लेखक के सोचने की दिशा बदल दी और सोचने की इस नई दिशा ने लेखक की दशा में परिवर्तन किया। किस तरह से उन्हें आगे बढ़ने का आत्मविश्वास दिलाया। ये टीचर थे न. व. सौंदलगेकर, मराठी पढ़ाते थे और पढ़ाते पढ़ाते वे स्वयं में रम जाते थे और कविता तो बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाते थे। सुर में, छंद में, चाल बनाकर, ताल के साथ वे पढ़ाया करते थे। उनके पढ़ाने में जो रस था लेखक को बहुत अच्छा लगता था। वे बताते हैं कि सौंदलगेकर पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ अंग्रेजी कविताएं भी सुनाया करते थे, उनको याद थीं और कविताएं वे लिखा भी करते थे और वे कविताओं को गाकर ही नहीं सुनाते थे बल्कि अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते थे। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाते थे। कवि यशवंत, बोरकर, तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण भी सुनाते थे। अपनी कविता भी अगर उन्हें याद आ जाती थी जो उनकी खुद की लिखी हुई थी वे भी सुना दिया करते थे और सभी कुछ सुनते हुए अनुभव करते हुए लेखक को भी अपना कुछ भान नहीं रहता था, वे भी खो जाया करते थे।
लेखक पर इन सब बातों का ऐसा असर हुआ कि सुबह शाम खेत पर पानी लगाते या जानवर चराते समय खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के हाव भाव यति गति और आरोह अवरोह के अनुसार गाया करते थे। उन कविताओं के अर्थों से खेलते हुए वे आगे पीछे जाया करते थे। मास्टर जिस तरह से बैठे बैठे अभिनय किया करते थे, पानी लगाते लगाते लेखक भी वैसे ही अभिनय करते करते थे। क्यारियों में पानी कब भर गया इसका भी उनको होश नहीं रहता था। लेखक कहते हैं कि इस तरह से उन्हें कविताओं से खेलते खेलते अब अकेलेपन से घबराहट नहीं होती थी। पहले जब वे कभी अकेले होते थे तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, ऊब जाते थे। उनको अच्छा लगता था कि कोई हमेशा मेरे साथ बात करता रहे, हंसी मजाक करता रहे, साथ में कोई हो जब मैं काम करूं। लेकिन अब उन्हें कविताओं का साथ मिल गया था, और बल्कि वे तो चाहते थे कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा, क्योंकि अकेले होंगे तो अपने हिसाब से जितना मर्जी तेज आवाज में आप गाते रहो, जिस भी लय में गाते रहो, जो भी अभिनय करते रहो, कोई टोकने वाला नहीं। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता है, और सचमुच में नाचते भी थे। और वे कहते हैं कि उन्होंने अनेक कविताओं को अपनी ही धुन में गाना शुरू भी कर दिया था। आगे लेखक बताते हैं कि अनंत काणेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है, चांद रात पसरी ते पांडरी गाया धरणीवरी, इसे उन्होंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठाकर गाया। मास्टर ने जो धुन बनाई थी वह एक सिनेमा के गाने पर थी, लेकिन उन्होंने अलग ताल में इसको गाया। और कहते हैं कि वह गाना केशव करनी जाति नामक छंद में था। और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि मास्टर को इतना अच्छा लगा लेखक का यह प्रयोग कि उन्होंने 6ठी 7वीं कक्षा के लड़कों के सामने बुलाकर उनसे गवाया। इस तरह से लेखक का आत्मविश्वास बढ़ा। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। इससे लेखक के आत्मविश्वास को और भी अधिक बल मिला। मास्टर जो स्वयं कविता करते थे और अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे, उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण के बारे में भी वे बताया करते थे। ये सारी बातें सुनकर लेखक को लगने लगा कि हाँ, कवि लोग भी आदमी ही होते हैं। अब ये बात लेखक ने इसलिए लिखी है कि शायद उनको ऐसा लगता हो पहले कि कवि कल्पना लोक के वासी हैं, जो हमेशा कल्पनाओं में खोए रहते हैं, इसलिए उन्होंने ये बात लिखी होगी। खुद मास्टर सौंदरगेकर भी एक कवि थे। अब उनको ये लगने लगा, ये विश्वास हो गया कि कवि भी अपने ही जैसा एक इंसान होता है, क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। और यह भी लगने लगा कि अब मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने कभी एक कविता लिखी थी। वह कविता और लता लेखक ने दोनों ही देखी थी, इसलिए उनको लगा कि ये जो सारी बातें होती हैं अपने आसपास, अपने गांव खेतों, और न जाने ऐसे कितने ही दृश्य हम देखते रहते हैं जिन पर कविता लिखी जा सकती है, और मैं भी कविता कर सकता हूँ। और लेखक कहते हैं कि धीरे धीरे जब उन्होंने तुकबंदी के प्रयास किए, तुकबंदी करने लगे, और जो कुछ भी लिखा करते थे मास्टर जी को दिखा दिया करते थे, और मास्टर जी उसको खूब प्रोत्साहित करते थे। लेखक का मनोबल इतना बढ़ा कि जब उनके पास कागज पेंसिल नहीं होता था तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर ही लाइन खींचकर लिख दिया करते थे, या पत्थर की शिला पर, चट्टान पर कंकड़ से लिख दिया करते थे, और उसे बाय हार्ट यानी कंठस्थ कर लेते थे। और जब वो अच्छे से याद हो जाती थी फिर उसे लिखकर मास्टर को दिखाया करते थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन सुबह का इंतज़ार नहीं करते और इतना धैर्य नहीं होता, तो रात को ही मास्टर के घर पर जाकर कविता दिखाते, और वे जब उसे देखकर इनको शाबाशी देते तो ये तो और भी ज़्यादा उनको आत्मविश्वास उनके अंदर बढ़ने लगता कि हाँ देखो मैं कितना अच्छा लिख पा रहा हूँ। और कविता के शास्त्र पर इस तरह से बातें होती,
और मास्टर उन्हें समझाते कि कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, उनकी कविताओं में सुधार करते और संस्कृत भाषा का उपयोग करके कविता को किस तरह से और सुंदर बनाया जा सकता है, छंद क्या होते हैं, लयकारी क्या होती है, अलंकार क्या होते हैं, ये सभी बातें मास्टर उनको सिखाया करते थे। और शुद्ध लेखन कवि को क्यों करना चाहिए, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं, यहाँ तक कि मास्टर उनको तरह तरह के कविता संग्रह देते थे और बहुत ही अपनेपन के साथ उन्हें हर नई चीज़ सिखाया करते थे, नई तरह की कविताएं सुनाते थे और बताते थे कि इस तरह से कविताएं लिखी जानी चाहिए। और फिर लेखक भी अपने पूरे उत्साह के साथ दिन भर कविताएं लिखते थे और फिर इस तरह से उन्होंने बताया कि कविताएं लिखते लिखते उनकी भाषा में भी सुधार होने लगा, मराठी भाषा सुधरने लगी और लिखते समय मैं बहुत ध्यान से अलंकार, छंद, लय को पहचान कर अपनी कविताओं में उनका प्रयोग करने लगा और ये सभी बातें अब उनके जीवन में रस घोलने लगी थी, मधुरता पैदा करने लगी थी। तो इस तरह से यहाँ यह पाठ समाप्त हो जाता है। अब पढ़ते हैं इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला, जूझ शीर्षक की सार्थकता क्या है या इसका औचित्य क्या है। इस तरह से आप शीर्षक से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो आप लिख सकते हैं कि जूझ कहानी में लेखक संघर्षों से जूझता है, इसीलिए यह शीर्षक सार्थक है। और जूझने की प्रवृत्ति लेखक के जीवन की हर घटना में हमें दिखाई देती है। लेखक ने विपरीत परिस्थितियों में संघर्षों से जूझते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। और उसका क्या लक्ष्य था? उसका लक्ष्य था पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना और उसने कठिन परिस्थितियों में रहकर यह कर दिखाया था। अब पढ़ते हैं अगला प्रश्न, जिसमें है जूझ के कथानायक की 3 चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो एक आप लिख सकते हैं कि वह बहुत ही परिश्रमी था, पढ़ने में रुचि रखता था, खेती में काम करने के बाद भी वह पाठशाला जाया करता था और पाठशाला से आने के बाद फिर वह खेती में काम किया करता था। इसके अलावा वह सहनशील था, कक्षा में उसका उपहास उड़ाया जाता है, उसके बाद भी वह अपने मन को कड़ा करके अगले दिन विद्यालय जाता है। इसके अतिरिक्त आप लिख सकते हैं कि संघर्षशील है, विपरीत परिस्थितियों में संघर्षों से जूझने की प्रवृत्ति उसकी है और इसके अतिरिक्त आप आत्मविश्वासी उसकी चरित्र की विशेषता भी बता सकते हैं। जूझ कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष करने की प्रेरक कथा है। इस कथन की सोदाहरण यानी उदाहरण सहित समीक्षा कीजिए। तो आप इसमें 2 तरह की परिस्थितियां विशेष रूप से बता सकते हैं। एक तो ये कि उसके घर का माहौल, उसके पिता गुस्सैल थे और आलसी थे, गैर जिम्मेदार थे, जिसके कारण लेखक को खेतों में काम करना पड़ता था। विद्यालय जाने से पहले खेतों में काम करना पड़ता था और विद्यालय से आने के बाद भी उसे खेत में काम करना पड़ता था। इस तरह से प्रतिकूल परिस्थितियां उसे घर में भी मिली और स्कूल में उसके साथ के सभी बच्चे अगली कक्षा में चले गए थे और उसे अपने से कम उम्र के बच्चों के साथ बैठना पड़ रहा था और वहाँ उस कक्षा में उसका मजाक भी बनाया गया। शुरू में उसका मजाक भी बनाया जाता था, जो कि प्रतिकूल परिस्थितियां थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी, फिर भी पूरी मन लगाकर पढ़ाई की और धीरे धीरे अपने अध्यापकों के मन में भी अपने लिए जगह बना ली थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष करने की एक प्रेरक कथा है। आखिर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ते हैं। सौंदलगीकर, मास्टर सौंदलगीकर के चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। मास्टर सौंदलगीकर के चरित्र की निम्न विशेषताएं हैं। 1, वे कविता बच्चों को गाकर सुनाया करते थे।
कविता गाते हुए अभिनय भी करते थे। 3 उस भाव के दूसरे कवियों की भी कविता सुनाते। 4 खुद भी कविता लिखते थे तो कभी कभी अपनी भी कविताएं सुनाया करते थे। 5 लेखक को कविता लिखने पर शाबाशी देते थे, उसका उत्साह बढ़ाते थे और दूसरी कक्षा के सामने भी उसको गाने का मौका देते थे और खुद कविता गाते समय मग्न हो जाया करते थे। लेखक को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उनके पास कई तरह के कविता संग्रह थे और कविता की भाषा, छंद, अलंकार आदि के बारे में भी बच्चों को ज्ञान दिया करते थे। वास्तव में सौंदलगेकर एक आदर्श शिक्षक हैं जो समाज को सही दिशा में ले जाते हैं और विद्यार्थी को हमेशा आगे बढ़ने की सीख देते हैं। उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उसकी गलतियों को सुधारते हैं, उसके अच्छे काम पर उसका उत्साह बढ़ाते हैं और उनका साथ देते हैं। इस प्रकार यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आशा है मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।